इसमें जो जितने भी आपके फॉरेस्ट तो पढ़ लिए थे, इसमें एक चीज है, हालांकि वो फैक्ट टाइप के हैं, यहाँ के जितने जनजाति हैं उन्हें चाहे तो आप अगर याद रखने की क्षमता हो तो लिख लो, और नहीं तो अपने आप देख लेना। कहने का मतलब ये है कि अमूमन आपने देखा होगा, एक खास तौर से पुराने अगर आप पेपर लगाओगे, एक तरफ एक पेयर बना होता है ना, उसमें एक तरफ जनजाति का नाम दिया होगा, एक तरफ लिया होगा राज्य का नाम, फिर आपसे मिलाने को पूछता है कि कौन सा कहाँ पाई जाती चीज। तो ये बराबर पूछा जाता है, तो कहो तो इसे 10 मिनट का टाइम में कुछ सिलेक्टेड चीजें लिखवा दें, अगर काम लगता हो, आपको लगता है कि ये काम किए हैं, क्योंकि कुल मिला के पढ़नी पड़ेगी, चाहे अपने आप ढूंढ के लिखो, चाहे लिखी हुई पढ़ लो कहीं। ऐसे तो देखो, ऐसे तो ये पता नहीं कितनी संख्या में होंगी, लेकिन वो सब नहीं याद रखी जा सकती कुछ, लेकिन हाँ इतना जरूर है जितने लिख लोगे, पेपर पूरा आगे का तो किसी को नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन पुराने में जब लगाओगे तो हम उम्मीद है 70-75% मिल जरूर जाते हैं उसमें से, तो चाहो तो आप लिख लो इन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहां पर नोट करके लिख लो, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, तो अगर आप इन्हें एसटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, एसटी जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, और किसी भी क्षेत्र को अगर जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर करना हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो प्रेसिडेंट के उसमें आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो जो अभी तक ध्यान रखना कि जो भी आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन सबका आधार क्या होगा, क्योंकि नई रिपोर्ट जब तक कोई भी सेंसस की नहीं आती है, तब तक आपको सारे के सारे वही पुराने वालों से ही काम चलाना है। और बढ़िया बात यह कि जो पुराने हैं कुछ न कुछ याद हो चुके, नए आएंगे तो सब उथल पुथल दिमाग में हो जाए, है ना। तो अगर हम लोग इस आंकड़ों पर देखें, तो यहां पर ऐसे याद रखिएगा, पूरे देश में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं, समझने के लिए, उसमें से जो एसटी आबादी है वो ये है, यानी 8.6% आबादी पूरे भारत की जो है वो क्या है, एसटी है। ठीक, कैसी है, जनजाति। अच्छा, अब यहां पर एक बात और याद रखिए, लेकिन ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एसटी की है। अच्छा, पूरे किसी 2-3 फैक्ट टाइप के पहले से यहां पर लिख लीजिए, फिर आगे जनजाति की बात करें। पहले बात तो परसेंटेज पूछे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की आबादी में ये, अगर पूछे किसी राज्य में हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसटी की है तो एमपी। अच्छा, अब क्वेश्चन वही रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें इफ बट होने वाला है। आपसे एक तो ये पूछता कि राज्य यानी सबसे अधिक एसटी आबादी किस राज्य में, इसका आंसर मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर जंगल क्षेत्रफल में पूछे तो उसका आंसर मध्य प्रदेश। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में, ध्यान से सुनना, यानी कि राज्य की कुल पॉपुलेशन में वहां किस राज्य में एसटी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब ये बता, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यूपी में 100 लोग हैं, 100 में 20 एसटी हैं मान लेते हैं, तो यहां कितनी आबादी, 20% एसटी हुई। मान लो पंजाब में कुछ और हैं, हिमाचल में कुछ और, राजस्थान में कुछ और, तो ऐसे पूछे तो किस भारतीय राज्य में हाईएस्ट परसेंटेज होगा वहां की आबादी के हिसाब से। बताओ, एक राज्य है मिजोरम, ठीक, तो मिजोरम में लगभग जितने एसटी हैं उसमें शायद अभी गूगल पे डाल के देखो, यानी वहां की कुल आबादी में लगभग 94% के आसपास एसटी हैं। जरा इसको क्रॉस चेक करके देख लो, बहुत दिन से आंकड़ा है तो 90 नहीं, जो 101% सही है हमारे हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा कई जब 1-2 साल बीत गए ना, आंकड़े बोले नहीं, तो थोड़ा कभी कभी अपने को संदेह पैदा होता है, तो इसलिए एक बार इसे क्रॉस चेक कर लो। कोई बट है नहीं, लेकिन फिर भी विशाल चेक कर लो जरा इसे, तुमको कुछ मतलब है
मतलब सही है, ठीक है। अरे कहने का मतलब हमने जो राउंड फिगर में लिखा, यानी मिजोरम की कुल आबादी, यानी मिजोरम की अगर आबादी 100 है, उस 100 में से 94% आबादी यानी 100 में 94 लोग वहां क्या हैं, एसटी हैं। इसका मतलब बचे जो 6% हैं उनमें सब है, ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। तो ये सब यानी अगर सुनो, अगर हाईएस्ट परसेंटेज पूछे किसी राज्य की आबादी में तो मिजोरम, और अगर आपसे कहे कि कुल आबादी यानी टोटल पॉपुलेशन हाई से ज्यादा कहा है तो मध्य प्रदेश। ठीक, इन दोनों का ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एसटी के नाम लिख लेते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ बातें। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, देखो एक क्रम से चलते हैं। देखो यहां से शुरू कर लेते हैं, केरल का, ये केरल है, आप लोग मैप ना बनाइए, दिख रहा है क्लियर, बोर्ड उतना दिक्कत। इस केरल में यहां पर आप आओगे तो एक ट्राइब से मिलेगी मोपला, हाँ, और दूसरी आपको यहां पर मिलेंगे चेंचू, ठीक है, चेंचू। मोपला लिख लो, ये वही मोपला हैं जिन्होंने 1921 में एक बहुत बड़ी विद्रोह यानी बहुत बड़ी बगावत या कह सकते हैं विद्रोह किया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ये वही मोपला है। 1921 में ये बहुत बड़ा विद्रोह किए थे, इसीलिए इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लिख लो, केरल में पाए जाते हैं एक तो मोपला, दूसरे चेंचू। समीक्षा अधिकारी 2013, इसमें देखोगे ये पूछा गया था इसके बारे में, अगर पेपर मौजूद तो देख लेना। उस पेपर में मैक्सिमम ज्योग्राफी आई थी, 140 में कम से कम 80-90 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी के ही थे। पेपर एक तरफा था पूरा, उसमें जो पूछा भी गया। ठीक, चेंचू और मोपला लिख लिया, दोनों के दोनों केरल में है। ध्यान रखना ये इस्लाम धर्म को मानते, ये वाले मोपला। लिख लिया ना, अच्छा। मोपला के बाद यहां पर अगर केरल के बगल में देखो, ये तमिलनाडु है, यहां पर ये वाला, और तमिलनाडु में जब पश्चिमी घाट पड़ रहे थे तो आपको एक ट्राइब्स बताई थी, हमने कहा था यहां पर पाए जाते हैं कौन, टोंडा। और ये टोंडा जो है ये लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते, बताया था। और नीलगिरी की पहाड़ियां किस लिए फेमस है, चाय के लिए। और टोंडा जनजाति किस राज्य में मिलेगी, अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु की। और ये लोग का किस लिए जाने जाते हैं, बहुपति, नहीं, हाँ हाँ सही तो लिखा था, बहुपति प्रथा के लिए। ठीक, बहुपति प्रथा के लिए जाने जाते कौन, टोंडा। अब यही सेम काम करते हैं, अभी हम लोग जब ऊपर की ओर आएंगे, मतलब उत्तर में उत्तराखंड में, तो जौनसारी के बारे में भी लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली जनजाति में लिख लेते हैं, ये कुछ बहुत चर्चित जनजाति लिख रहे हैं, अगला लिखेंगे कोली, 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 कोहली नहीं, कोली है ये, हाँ, ठीक है, हाँ लिख लो। ये आपको कहां दिखाई देंगे, और थोड़े बहुत और कहां मिलेंगे साथ साथ, जल्दी जल्दी लिख लो, जरूरी नहीं एक ही राज्य में हो। अगला मीणा, इन्हें तो जरूर सुना होगा, अगर इन्हें ना सुना तो समझ लो कुछ नहीं जानते। ठीक, सुनो तो, जितने भी जनजाति वर्ग के लोग, जनजाति समूह हैं,
ज्यादातर वो जंगल में या मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड हालत में है बेचारे। लेकिन अब इसीलिए तो रिजर्वेशन का मतलब क्या था, जो थोड़ा सा है उनको सपोर्ट देना। अब लेकिन अगर तुम पढ़ो ही ना तो क्या तुम्हें ऐसे खेत में से पकड़ के ला के भैंस चराते में से ला के कोई कलेक्टर बना देगा? ऐसा तो होना नहीं। मतलब उसके लिए मिनिमम भाई मान लो किसी का अगर कोई अगर 80% पेपर कर रहा है तो उसको मान लो अगर वो मिला तो हो सकता है दूसरे वाले को 50% पर मौका, तो कुछ तो है ना। लेकिन ज्यादातर को कोई मतलब ही नहीं दीन दुनिया से पढ़ाई से। ये ट्राइब्स जो है राजस्थान की है और इतने शिक्षित वर्ग है, इससे ज्यादा कोई भी ट्राइब्स इंडिया में शिक्षित नहीं है। और इनका छोटी मोटी नौकरी तो तुम दूर की बात रहा, तुम सबसे ज्यादा पर भागीदारी अगर इनमें देखना उठा के। कुछ याद आया? अपने जिले में भी देख लेना, कोई तो नहीं कहीं पर भी ये टाइटल लगा हो। ये समझ ऐसे नहीं फ्री बन के मेहनत करी होगी, लेकिन कहने का मतलब अगर कहीं कुछ फायदा मिल रहा है तो उसके लिए पढ़ाई तो करो। जैसे मान लो योजना सबके लिए फ्री है, अब घर बैठे रहो तो थोड़े ना हो जाएगा। ठीक, तो मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं जागरूक। तो ये राजस्थान के हैं, ठीक है, नोट कर ले राजस्थान में। हाँ राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की एक और ट्राइब है सहरिया। सहरिया ये भी राजस्थान की है। हाँ, एक सहरिया, मीणा, ये दोनों राजस्थान की। एक ट्राइब्स और राजस्थान के अलावा कई और जिलों में और राज्यों में मिलती, वो है भील। ये पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से बॉर्डर लगता है उस एरिया में भी है। यानी मध्य प्रदेश में ठीक ठाक भील है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी तीनों राज्यों में मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में एक जिले का नाम है भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा ऐसे ही नाम थोड़े पड़ा गया होगा, इसका मतलब कुछ तो वजह होगी। वहां पर भीलों की संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उसका नाम ही हो गया भीलवाड़ा, जिले का नाम है। ठीक, भील। अच्छा, उसके बाद में कुछ अगला लिख लो, गद्दी। अंग्रेजी में इसे सीट ना लिख लेना कहीं। हाँ, गद्दी। राजस्थान और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो एक लघु हिमालय की एक ब्रांच है जिसे धौलाधर कहा जाता है, जिसके ऊपर शिमला बसा हुआ है, ये उसी के इर्द गिर्द बहुत पाए जाते हैं। एमपी नहीं बताया इसके बारे में, गद्दी के बारे में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बता दो। हाँ, वो भील के बारे में बताया था पहले आपको, राजस्थान जो आप बोल रहे हो भील के बारे में। ठीक है, अगला नोट कर लो, बक्करवाल। ठीक, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये वैसे हैं घुमक्कड़ वाले जानवर, साथ में याद यहां दाना पानी मिला और चराया, फिर कहीं और फिर कहीं और, मतलब जिसे अंग्रेजी में बोलते नोमैडिक हेडर, घुमक्कड़। या उर्दू में या शायद कोई कठोर हिंदी से खाना बदोश कहते हैं, जिसका कोई पता ठिकाना ना हो परमानेंट। तो इनके आधार पे पते कौन से होते होंगे? फिर आधार कार्ड पर एड्रेस कौन सा होता होगा? है ना, लॉजिक वाली बात है ना। जब कोई आज मान लो यहां मुरादाबाद में, कल पता लगा बरेली में, फिर पता लगा पीलीभीत में, कुछ तो होगा ना। खैर, बक्करवाल लिख लिया, आगे वापस फिर आ जाओ हिमाचल में, जौनसारी उत्तराखंड में। कुछ सेलेक्टेड नाम लिख लो, जौनसारी उत्तराखंड। इनके आगे लिख दीजिएगा बहुपति प्रथा के लिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीएंड्री, के लिए जाने जाते हैं। पॉलीएंड्री। आवाज आ रही पीछे तक? नहीं, माइक ने आज हम कुछ लग रहा है फिटनेस ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं, एनर्जी नहीं लग रही। जौन सारी लिख लिया। उसके बाद में अगला लिख लो भूटिया।
भूटिया, ये वही भूटिया, इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। बांगचुंग भूटिया इंडिया की फुटबॉल टीम का कप्तान रह चुका है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक और लिख लो, राजी, ये भी उत्तराखंड, राजी, हाँ। हाँ, बहुत मजा आ रहा है कुछ लोगों को, वो वाला नहीं जो मियाँ बेबी राजी तो क्या करें काजी वाला, वो नहीं। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं कि पूरे दिन इसी में दिमाग लगाए रहते हैं। इनके लिए तो एक लाइन ये बनती कि, हाँ, क्या हो रहा है, दर दर भटक रहे हैं लुगाई के वास्ते, अपनी भी खो बैठेंगे पराई के वास्ते। हाँ, क्या हुआ, क्या कहा, नहीं कुछ तो कहा है इन्होंने, क्या कहा। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल हकीकत है। हाँ, अभी ये लग रहा है ना, इसीलिए करें जब तक पढ़ाई करो, नो साउंड सोना बाबू, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, इसका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, आगे चलो जी। हाँ, तुम लोग समझते नहीं हो, तभी तो कह रहे हैं पहले नौकरी। क्या हुआ, अरे तुम, उनका भला नहीं हो सकता लग रहा है। चलो, हाँ, चलो, नौकरी नहीं लिखना जनजाति, अब तुम काहे के लिए, हम लोग राजी तक लिख लिए, आगे लिख, उत्तराखंड की है। अगला आ जाओ, यूपी में लिख लो कुछ नाम, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम जब कोई होता है तो उसमें उससे संबंधित कुछ चीजें पूछ लेते हैं, और आपके लिए तो सिलेबस में यूपी स्पेशल रखा भी है। तो यूपी में एक जनजाति है, माहेगीर। माहेगीर, आपके पड़ोसी जिले बिजनौर में ये मिलते हैं। काम इनका मछुआरे का, और ये यूपी की इकलौती ऐसी जनजाति है जो इस्लाम को फॉलो करती है। पूछी भी गई बार गई। अगला लिख लीजिए, मायागीर के बाद में थारू, मोस्ट वांटेड एग्जाम के हिसाब से, मतलब मोस्ट वांटेड से मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछी जाती है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वांटेड लिख गया। चल, थारू लिख लो, यूपी के तराई एरिया, अंग्रेजी में भी तराई को तराई ही कहते हैं। हाँ, यानी जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बस्ती, आपका महाराजगंज, ये वाला, यानी जो बिल्कुल नेपाल से सटे हुए एरिया है, बिल्कुल सटे या उसके थोड़ा सा अगल बगल वाले, ठीक, इनमें पाया जाए। और सबसे ज्यादा इनकी संख्या या तो गोरखपुर, लखीमपुर में, इनमें सबसे ज्यादा है। जो दुधवा नेशनल पार्क है उसके अगल बगल ढेर सारी संख्या में पाए जाते हैं। और इनके आगे नोट करके लिख दो, ये बहुत बार पूछा गया, हो सकता है 12 अक्टूबर को फिर से इसकी मुलाकात हो जाए इसी क्वेश्चन की। दिवाली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, इसकी दुर्दशा हो चुकी पूछते पूछते। हो सकता है आपको ये फिर मिले 12 अक्टूबर। ठीक है, अगर मान लो जनजाति से कोई क्वेश्चन आया तो या थारू, या टोंडा, जौनसारी, मोपला, ये कुछ हैं सेलेक्टेड, इन पर ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये रिपीटेशन इनकी सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, और सिंपल नहीं आता कि वो कहाँ पाई जाती है, एक तरफ ट्राइब्स एक तरफ स्टेट, मिलान करो। ठीक है, लिख लिया था, ये क्या लिखे थे, हाँ, मायगी थारू, ये दोनों लिख लिए। अगला लिखो कर्मा, हाँ, कर्मा। ठीक है, कर्मा, अरे यार, कर्मा एक लोक नृत्य भी होता है, फोक डांस। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र वाला एरिया है, सोनभद्र, यानी शांत रहो थोड़ा सा,
उत्तर प्रदेश का जो यानी सोनभद्र वाला एरिया और प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में मिलते हैं, यानी यूपी और छत्तीसगढ़। अब कर्मा एक लोक नृत्य भी है, इसी की इन्हीं के द्वारा किया जाता है, फोक डांस। ठीक है। अच्छा, परसों वाले दिन साइंस इतिहास की क्लास जब खत्म हो रही थी तो एक शेर बताई गई थी, जो वो बहादुर शाह जफर के, आप लोग शायद सुने होंगे, वो आधी अधूरी थी। हाँ, उसका वो ये था कि जब कैप्टन हडसन ने, सुनो, हडसन ने जब बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पकड़ा था, तो उसमें ये कहा था, शुरुआत में हमें लगता कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ये लाइन थी वो। और उसका काउंटर जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये सवाल जवाब था। ये दोनों, इसका मेंशन कई जगह किताबों में भी है। तो जो बोला, शायद पहली वाली लाइन कुछ लड़खड़ा रही थी, इसीलिए हम बाहर से बोले थे, लेकिन अंदर तक आवाज नहीं आई थी। हाँ, चलिए खैर, हमें यहाँ, हाँ, तो हम लोग, ये पूछी भी गई लाइन है, और एक लाइन ये भी पूछी गई थी, तुम ढूंढ के हमें बताना, इसका आंसर तुम लोगों को छोड़ रहे हैं। दरे दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, ऐ खुश रहो ऐ वतन हम तो सफर करते हैं। एक लाइन ये भी ढूंढ के बताना किसकी है। दरे दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। ठीक है, ये लाइन भी एग्जाम में पूछी गई, लेकिन पूछ के बताना किसकी है, वापस मुद्दे पर। ठीक है, अब गूगल पे शुरू हो जाओ। हाँ, माएगी कर्मा लिख लिया, अगला आ जाओ। मारिया, छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़। जी, अगली लिख लो, गोंड। अंग्रेजी में ये लिखा जाता है। ठीक, जनजाति, ये लिख लो, ये संख्या में बहुत ज्यादा है। इनका नाम लिख लो, ये पढ़ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। लिख लिया ना। अच्छा, उसके बाद में क्या, इधर बर्तन खटक रहे हैं। अगला लिख लो, जारवा, शोम्पेन, सेंट, ये सब जो हैं अंडमान निकोबार की हैं। सभी की सभी अंडमान निकोबार की हैं, जितने भी नाम लिखे। लिख लिया। ये जितने भी नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, अंडमान निकोबार के। और उस दिन याद करो, हमने ये बीच बीच में बराबर बताते रहते हैं, तुम लोग लगता होगा आउट ऑफ टॉपिक बात की जा रही। इसके बारे में बताया था कि 2014 के आम लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने जीवन में पहली बार वोट किया था। इसीलिए अगर आप 2014 के आसपास के जितने भी एग्जाम हुए थे, 2014 यूपी पीसीएस में देख लेना, पूछा गया था, हमें आज भी याद है, कि किस जात जनजाति ने अभी सबसे पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया, तो यही था। हालांकि अब वो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रहा करंट अफेयर्स में। उस जमाने में एक इबोला वायरस चलता था, और ये किए दोनों, ये करंट अफेयर्स के अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछे गए। ठीक, ये सारे के सारे ध्यान रखना, अंडमान निकोबार के। इनके बारे में ध्यान रखना है कि जारवा भारत की सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीनतम जनजाति है। जारवा भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, यानी ओल्डेस्ट ट्राइब्स है इंडिया की। ठीक है,
ये जितने भी नाम बोर्ड पे लिखे हैं, सारे के सारे अंडमान निकोबार के हैं। ठीक है, आप किसी चीज को जब ऐसे समझ लो, जैसे कोई चीज है, जब जैसे कोई चट्टान की उम्र पता लग जाती है सबसे ओल्डेस्ट है, या जैसे किसी चीज की आप कोई कोई कई बार सुनते होगे कि कोई हड्डी मिली तो बताते हैं अरे ये 5,000 साल पुरानी है, तो उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ थोड़े। हाँ, तो इनका कोई कोई मतलब कोई बायोलॉजिकल कारण कुछ होगा, जो भी फिलहाल इनके बारे में, ये तो हमको इतना कोई बायोलॉजी वाला ही बता सकता, लेकिन ये सबसे प्राचीनतम मानी जाती भारत की, जितनी भारत में पाई जाती उनमें सबसे पुरानी है, और संख्या इनकी बहुत लिमिटेड बची, हजारों में, अब नहीं ज्यादा बचे। और सुनो एक बात और, एक मिनट, अभी सुन तो लो, चाहे इस बात को भी क्रॉस चेक करिएगा। आपको बता दें कि सुनो, जितने भी आपके यूनियन टेरिटरी होते हैं उनकी पूरी लॉ इन ऑर्डर, यानी उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी जो भी वर्तमान में सरकार होती है उसकी होती है, इसीलिए उनको कहा जाता है केंद्र शासित, है ना, या संघ शासित, यानी जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी जिम्मेदार उसकी वो होगी। जहां तक हमें याद है 2012 की बात बता रहे, 2012 में एक ऐसा कोई घटना घटी थी जिसमें कुछ जारवा को लेके कुछ हुआ था, इतना याद नहीं, तो फिर इसके ऊपर एक कानून भी बना हुआ है कि शायद जारवा जिस एरिया में रहते हैं अंडमान निकोबार में, वो एरिया पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी वहां नॉन जारवा की कोई एंट्री शायद नहीं होगी। वो उसके चक्कर में संसद तक में बवाल मच गया था, मतलब कुछ ऐसा कुछ घटनाक्रम हो गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, तब से वो एक कानून भी बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये अंडमान निकोबार वाली हो गई। बाकी यूपी में ओन बताना इसी के सब जितने भी लिखे हैं अंडमान निकोबार के हैं, और होली हो गई, राजस्थान की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई। चलो अब इतने छोड़ दो, कुछ मोटे मोटे तौर पर हमने नाम लिखवा दिए। और हाँ, इसी तरीके से कुछ विश्व की जनजातियां हैं, उनके भी नाम नोट करके जरूर तैयार कर लेना, सब नहीं, क्योंकि सब तो संभव नहीं है याद रख सको। अगर लिखना चाहो तो अभी कुछ लिखवा दें, अगर ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन सुनो, हम जितने नाम बता रहे हैं इसका मतलब ये पर्याप्त नहीं है, ये ना कहना कि जो सब हम बता दें इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, लेकिन कोशिश, उम्मीद है कि मैक्सिमम चांस है मिल लेना चाहिए, बाकी कोई भविष्य वक्ता नहीं कि क्या हो जाएगा। कुछ नाम लिख लो, फिर बाद में अपने अपने मुद्दे पर आते हैं, जैसे इंडिया की लिखित, ये विश्व की जनजातियां लिख ले, कुछ गिने चुने नाम। जल्दी लिखना थोड़ा सा। पहली बात तो, अगर किसी भी एक कॉन्टिनेंट में अगर आपसे कोई ट्राइब्स की बात करे तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, इतनी कहीं नहीं। ठीक, तो अफ्रीका शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो ये अफ्रीका का मैप ऐसे लगता है, यो है। ठीक, ये इक्वेटर जाती है, ये मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जाती है जीएमटी, यानी दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ये चारों रेखाएं गुजरती, और ये चारों गोलार्धों में है। ठीक, अच्छा, यहां से शुरू कर लेते हैं। यहां पर ये साउथ अफ्रीका पड़ता है ना, साउथ अफ्रीका के बगल में ऊपर यहां देखो लिखा होगा आपका नामीबिया, बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट, यहीं पर। तो यहां पर आएंगे जब नामीबिया, और इसमें कालाहारी डेजर्ट में ट्राइब्स मिलेगी आपको, और उस ट्राइब्स का नाम क्या है, कौन बताएगा? उसका नाम है बुशमैन, लिख लो। यानी कि जो बुशमैन है वो इस कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। जल्दी फटाफट नोट करो, ये कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा यहाँ लोग गर्मी से बचने के लिए देखो तरह तरह के अजीब अजीब हथकंडे अपनाते, तो ये लोग पता लगा इतनी भीषण, एक तो डेजर्ट है, दूसरी बात इतनी भयंकर गर्मी होती है जब गर्मी सीजन पे, तो अपने आप को सूरज से मतलब उसी तपन से बचाने के लिए कीचड़ जैसा कुछ लेप अपने बॉडी पे लगा लेते ताकि धूप का असर कम हो सके।
देखो ना, धूप में कभी भयंकर धूप और निकलो तो ऐसा लगता है स्किन जली जा रही है ना, तो उस तरीके। अगला लिख ले, यहां पर आ जाओ। इसमें कल बताए थे एक जनजाति यहां मिलती, उसका नाम है आपका, कल ही बताए थे, पिग्मी। इस वाले एरिया में ये सबसे बौनी प्रजाति कही जाती, बौनी। अफ्रीका का एक देश पड़ता है जायरे, या इसे पहले कांगो के नाम से भी जानते थे, उसी में। हाँ, कांगो उसका पुराना नाम है। ठीक, लिख लिया। अच्छा, इनके बारे में बताया था, ये किस कौन से व्यापार के लिए जाने जाते हैं? मौन व्यापार के लिए जाने जाते हैं, यानी साइलेंट ट्रेड के लिए। ठीक, ये वाले पिग्मी इनकी बात करें, अब कद में ये छोटे होते हैं। अच्छा, उसके बाद में यहां पर आ जाओ, इस वाले एरिया में कौन से मिलते हैं? मसाई। कभी कभी इसलिए जो मैप बना दिया, अगर इस पेपर को जब अगर इस वाले एग्जाम में इसमें पूछा जाता है तो मैप बना देते, खाली वहां पर ABCD लिख देते, 4 जनजातियों के नाम, फिर मिलान करते कि कौन से ए, जो जहां पर ए मैप में बना हुआ यहां पर कौन सी ट्राइब्स है, बी वाले पर कौन सी है, तो वो और मुश्किल हो जाता। ठीक, तो ये वाला जो एरिया है, ये यानी अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, खासतौर से इथोपिया, केनिया, तंजानिया वाला। ठीक है, इस पर मिलते मसाई। लिख लिया मसाई का नाम। और मसाई का जो तंबू नुमा घर होता है, टेंट नुमा, उसे क्राल कहते हैं, नोट करके लिख लो। उसे क्या कहते हैं? क्राल बोलते हैं। यानी मसाई का जो तंबू नुमा घर होता है उसे क्राल कहते हैं, क्राल। ठीक है। अच्छा, ये लोग जैसे अमूमन मीट तो आजकल लगभग सभी खाने में बहुत आगे हो गए, तो ये लोग जान उसको मांस के साथ साथ जानवर का खून भी पीते हैं। आपको अगर यकीन ना हो रहा हो, गूगल पे डाल लेना, अगर देखने की क्षमता, दिमाग मतलब एकदम चकरा जाएगा। खून के कटोरे ऐसे तब मुंह में भरा हुआ ऐसे तब दिखाई देगा, देखो 50 फोटो पड़े हो सही में। ठीक है, तो मसाई लिख लिया। आगे लिख लो, यहां पर आगे, यहां पर सुनो, जहां पर ये वाला एरिया, गौर से सुनना, अफ्रीका का जो ये वाला एरिया है, इसे यहां पर नाइजीरिया एक देश पड़ता है, और नाइजीरिया की जो कोस्ट लाइन है इसे गुलाम तट यानी स्लेव कोस्ट कहते हैं। यहां पर 3 अलग अलग कोस्ट लाइन मिलेंगी, स्लेव कोस्ट, ग्रेन कोस्ट और गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना की तटरेखा को कहते हैं, स्लेव कोस्ट नाइजीरिया की तटरेखा को, और आइवरी कोस्ट एक देश का नाम है, उसकी तटरेखा को ग्रेन कोस्ट कहते हैं। इन्हें क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे पहले स्लेव कोस्ट, फिर गोल्ड कोस्ट, और सब बाद में ग्रेन कोस्ट, ऐसा क्रम है इनका। तो यहां पर एक जनजाति मिलती है नाइजीरिया में, उसका नाम है हाउसा। लिख लो, हाउसा। और दूसरी है फुलानी, ये नाइजीरिया के, ये समझ लो बिल्कुल एकदम क्रिस गेल ब्रांड, बहुत लंबे चौड़े। ठीक है, लिख लिया। और ये निग्रो कैटेगरी में है, निग्रो। एक चीज आगे सुन लो, उससे निग्रो जब बात आ ही गई, तो अगर आप देखोगे कि जिस दुनिया में बहुत सारी इंसानों की करीब 8 अरब आबादी होने को है, सुनो ध्यान से, मोबाइल बंद करो, तो उनमें जैसे हम लोग इसे थोड़ा सा समझने के लिए हम एग्जाम्पल दूसरा बता रहे हैं, जैसे कहा जाता है जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में बहुत सारी जातियां आती, इसी तरीके से ओबीसी में बहुत सारी आती, एससी में भी बहुत आती हो, एसटी में भी आती होंगी, उसमें आती होंगी इसलिए कह रहे हैं कि उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं। तो इसी तरीके से ये तो हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं,
समझने के लिए बोला, इसका कोई लेना देना उससे नहीं। इसी तरीके से जब आप अगर पढ़ोगे मानव भूगोल में, तो उसमें लिखा मिलेगा यहाँ काकेसाइट, यानी इसमें बहुत सारे प्रजातियां मिलेंगी। जैसे जो मान लो वीवो कंपनी है, बाकी जो वीवो 50, वीवो 80, वीवो 90 उसके ब्रांड है, मतलब मॉडल है। तो एक तरीके से बाकी से बहुत सारी जातियां आएंगी। इसी तरीके से एक आती मंगोलाइड, और एक होते हैं आपके निग्रो, इनको समझ लो मोटे मोटे तौर। अब जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो इन्हीं में किसी न किसी हिस्सा है। हम लोग जो हैं वो किस कैटेगरी में हैं, यानी मंगोलाइड जो होते हैं उनकी स्किन का कलर गेहुआ होगा, जैसा हम लोगों को जनरली होता है। कद एक औसत, वो भी देख रहे हो, औसत और औसत से नीचे। चाइनीज, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, इनके लोग देख लो छोटे छोटे होते, नेपाली, भूटानी, ठीक। आंखें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, यानी औसत एक है। अब इनमें दोनों ध्यान रखना है, सुनो, अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत ब्रांड है तो वो ये है। अभी हम इनके लक्षण बताएंगे, तुम आगे के जिनके भी सोच रहे होंगे तो लोग सोचेंगे कि सारे नोट कर लो, आगे चल के काम आएंगे, यही डिमांड रखेंगे। अब ऐसी कहीं बनी नहीं, क्योंकि अपना भी तो मुंह देख ले, शक्ल अपनी कुत्ते जैसी शक्ल कोई नहीं देखता है ना। देखो काके साइड जो हैं, अगर इनको देखोगे, इनके हम लक्षण बता दें आपको वाकई, और हम एक नहीं, हम ऐसे ऐसे नाम बोलेंगे जिन्हें तुम कम से कम हमसे ज्यादा जानते होगे, प्रैक्टिकल तुरंत। इनका जो है कद औसत से लंबा, मान के चलो तुम 6 फीट उसके रेंज में, औसत से लंबा मतलब 6 फीट से लंबा। दूसरी बात, आंखें इनकी बिल्कुल एकदम झील जैसी, जिनके लिए दीवानगी रहती बहुत सारे पागलों, नीली। 2 फीचर हुए, बाल इनके गोल्डन सुनहरे होते हैं, जैसे लोग आजकल दिन भर मेहंदी, बरगंडी, जिन्हें पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम लगा लगा घूमते, वो मिलेंगे, गोल्डन नेचुरली होंगे। चौथी बात, इनकी नाक होगी बिल्कुल सुखोई MK-30 या जगुआर जैसी, यूं ऐसे लंबी, यूं ऐसे खड़ी, जैसे ना एयरक्राफ्ट की चोंच आगे उठने के लिए होती, और नाक बिल्कुल एकदम यूं खड़ी होना एक खूबसूरती की लक्षण, वो भी काउंट होता है। कुछ की ऐसी होती, पता लगा ईटा मार दिया गायब हो गए, वोडाफोन जैसे होती ना, वोडाफोन वाले की गायब हो गए 10 गए ना, तो वो खूबसूरती में काउंट नहीं होती। तो जितने भी हमने नाम बताया, नाक बिल्कुल एकदम खड़ी, बाल सुनहरे, चेहरे का कलर साफ, कद ऊंचा, आंखें नीली। अब एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताएं, आपने नाम सुना होगा, टेनिस प्लेयर बहुत ही नामी ग्रामी था, राफेल नडाल। नडाल एक टेनिस प्लेयर का नाम सुना, ये रोजर फेडरल का नाम सुना था, ये टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। आपने मार्टिना हिंगिस का नाम सुना, या आप कुछ ना बनो, जॉनी बेस्ट्रो को देख लो, इंग्लैंड का ओपनर। यानी कहने का मतलब यूरोप में जितनी आबादी है वो सारी की सारी यही है, मैक्सिमम। आप इसे आप नडाल को देख लो, नडाल जो राफेल नडाल होता था, क्या नाम, टेनिस वाला, उसकी तुम फीचर देख लो, लंबाई देख लो, नाक देख लो, कलर देख लो, बाल देख लो, सब कुछ आपको यही लग जाए। इन्हीं एग्जाम्पल बिल्कुल सटे सटा, जितने हमने नाम बताए ये सब बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। अब और ये वाले जो होते हैं, ये वाले जो हैं समझ लो कि बिल्कुल इनका कलर, बल्कि ये भी फेल, एकदम पक्का परमानेंट मार्कर, ठीक। अब इसमें 2 वैरायटी, एक तो वो छोटे वाले और एक पिग्मी, किसमें आते हैं, ठीक, हाँ, और ये वाले, हाँ। अगर आपको और ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिकली करना, न्यूजीलैंड का एक विकेट कीपर हुआ करता था क्रिकेट, वो न्यूजीलैंड है जिम्बाब्वे का, उसका नाम था ताइबू, रेतंदर ताइबू कुछ ऐसे नाम करके था, बोल रहे पूरा ताइबू आखिरी याद है। तो वो इतना छोटा था कि हमको लगता है क्रिकेट जगत में इतना छोटा कोई नहीं रहा होगा उस जमाने में। अगर पता लगा थोड़ी स्पिनर ने भी कस के गेंद पटक दी, पता लगा उसके ऊपर से निकल के सीढ़ी की जरूरत,
विकेट कीपर था, कभी कभी बाउंसर ना पड़ जाता है तो विकेट कीपर से भी नहीं हाथ मारती, पीछे निकल जाती, तो वो समझ लो ये क्या था, इसी वैरायटी। ठीक है, जैसे आप वेस्ट इंडीज वालों को देखते हो तो है तो वो निग्रो, लेकिन वो किसमें है, लंबे, ऐसे पता लगा बल्ला ऐसा लगता है जैसे चम्मच, उनकी बॉडी के और बल्ले के रेशियो ऐसा लगता है जैसे हाथ में चम्मच पकड़े। तुम क्रिस गेल को देख लो, पोलार्ड को देख लो, या एक नाम पता नहीं, ब्रायन लारा को छोड़कर कोई छोटा दिखा हुआ अब तक उस टीम में है, देख लो बिल्कुल एकदम। हम तो कहते हैं पता नहीं अगर कहीं किसी बच्चे अच्छे को दिखा दो अंधेरे में तो वो दहशत ही मारे अधमरा हो जाएगा इनकी शक्ल, सही में मतलब दहशत आ जाएगी इनको, पता नहीं जब बल्लेबाज इनको जब बॉलर को देख कर डरना है। ठीक है, थोड़े दिन और उससे पहले जाओ, एक कॉटनी बॉस और जने कौन, एक एमरोस, ये कुछ वहां के बॉलर थे इनके जमाने के, मतलब हम लोग शायद क्रिकेट देखना शुरू भी नहीं करेंगे तब ये रिटायर हो गए होंगे, ये तो और भयानक लगते थे, लंबे चौड़े। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हाउसा जो फिलवानी जो है, ये जिसे हमने बताया, ये वाले वेस्ट इंडीज टाइप के वाले, जिसे लंबे चौड़े बहुत, और वो वाले। ठीक, वापस मुद्दे पर आगे आ जाओ, फिर आ जाते हैं हम लोग और जनजातियों में, लिख लो बोरो, बोरो बोरो ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक, अगला लिख लो अफरीदी जनजाति है, पाकिस्तान जनजाति है अफरीदी। हाँ, अब कोई हो, साइंस अफरीदी हो या शाहिद अफरीदी हो, ये वहां की जनजाति है। हरकतों से ना लगते तुम्हें? हाँ, लिख लिया। एक नाम सुना होगा आपने करंट में भी और इतिहास में भी, मलाला यूसुफ जई का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना था? नाम ही ना सुना। मलाला यूसुफ जई वो महिला है पाकिस्तान की जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ, मलाला यूसुफ जई पूरा नाम है। हमारा मकसद मलाला की बात नहीं करना है, कुछ बताना है वो ध्यान से सुनना। ये जब रिवर पढ़ रहे थे, जब इंडस रिवर पढ़े थे, तो आपको एक नदी बताई थी काबुल, सिंध में मिलती, और उसी काबुल में एक सहायक नदी मिल रही थी, कौन से बताई थी? स्वात, उसकी ट्रिब्यूटरी थी। और स्वात के आसपास वाले क्षेत्र को स्वात घाटी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून प्रांत है, जिसकी राजधानी पेशावर है, ये उस वाले एरिया में, यानी पूरा पहाड़ी एरिया, जंगल से भरपूर, पहाड़ होंगे, जंगल भी होंगे, और वहां के निवासी वो उससे बड़े जंगली, यानी जिनके पास सिर्फ कोई AK-47 से अलावा कोई उनका काम नहीं। तो इसी मलाला को जो इन्होंने 2013 एरा की बात है शायद, तो ये महिला, यानी तो उस टाइम बहुत बच्ची थी, छोटी सी थी, तो ये वहां के इर्द गिर्द की जो महिलाएं बच्चियां थी उनको पढ़ने के लिए बड़ा प्रमोट करती थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, मतलब कुछ लोग होते ना लोगों की भलाई के लिए, तो ये अच्छा काम था। तो वहां के जो कट्टरपंथी यानी जो टेररिस्ट टाइप के लोग रहे होंगे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इसके सटा के AK-47 गोली सर में लगी थी और कई जहां गोली लगी थी, लेकिन इसका इलाज यहाँ से लेके इंग्लैंड तक हुआ, वो खैर बच गई, और बच गई, आज वही शायद इंग्लैंड में शादी भी हो गई, वही रहती है शायद अब। तो उस बाद में इसी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मलाला को। कैलाश सत्यार्थी जो भारत के मिला है, उसी साल ज्वाइंट रूप में 2 रूप में मिला, देखना जाके डाल के। हाँ, ठीक है, तो ये यूसुफ जई जो है ये एक जनजाति है और मलाला इसका नाम है। बताना मकसद यूं था, आप कभी सुनते होंगे कि अकबर ने बीरबल को एक जम्मू कश्मीर, उस जमाने में जम्मू कश्मीर है तो सटे हुआ उस एरिया से, वहां पर एक विद्रोह यूसुफ जई जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, बीरबल की वहीं पर मौत हो गई थी, तो ये वही जनजाति आ रहे। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये यूसुफ जई जो है वो जनजाति है, ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया की। क्या हुआ, क्या क्या दिखा रहे हैं, बोलो तो, अरे बोल दो वहीं से, क्या कोई गलत फैक्ट है क्या? गलत है फैक्ट क्या?
क्या बोलो तो क्या लिखा यार, चलो ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो आगे। हाँ, अगला लिख लेते हैं। कजाक, कजाक ये कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया वाले। दूसरा खिरगीज, जल्दी लिखो थोड़ा सा। दोनों की दोनों ये सेंट्रल एशिया में, खासतौर से कजाक कजाकिस्तान में लिख लेना अगर इंडिविजुअली एक लगाना हो। जल्दी लिखो थोड़ा सा, अभी आ रहे हैं, एक मिनट लिखो तो।